Hello everyone. In last class we have discussed about the asexual reproduction and today we are going to discuss about the budding. इसके एग्जांपल दो हैं, एक हाइड्रा और एक ईस्ट। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको मैंने दिखा रखा है, ये इसके टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स, ये लास्ट ईयर आपने इसकी स्टडी भी की थी, टेंटिकल्स। और ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर क्या रहता है, इसमें बडिंग प्रोसेस होती है। बडिंग मींस एक छोटा सा पर्टिकुलर पार्ट से एक बड डेवलप होता है, इसको क्या बोलते हैं, बड। ये जो बड डेवलप होगा, ये बड धीरे 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 क्या होगा, डेवलप होना स्टार्ट होगा। देखिए इसके एक एक स्टेज के अंदर, ये पहली स्टेज है इसकी जिसमें ये पेरेंट हाइड्रा है, दिस इज पेरेंट हाइड्रा, ये पेरेंट है। पेरेंट के अंदर एक छोटा सा पर्टिकुलर पार्ट से बड बनना स्टार्ट होता है और यही बड क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। जैसे डेवलप कर रहा है, देखिए इधर से ये थोड़ा सा छोटा सा डेवलप हो चुका है। जैसे ही कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, डेवलप होने के साथ ही ये अपने डॉटर हाइड्रा को अलग कर देता है। दिस इज डॉटर हाइड्रा, ये डॉटर हाइड्रा को अलग कर देता है, यानी कि इसमें पेरेंट और डॉटर दोनों की आइडेंटिटी बनी रहती है। लेकिन अगर हमने उसमें देखा था ना बाइनरी फिशन के अंदर, तो उसमें पेरेंट की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि पेरेंट ही कितने दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें पेरेंट की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। इसके अंदर पेरेंट की आइडेंटिटी बनी रहेगी, इसमें ये डॉटर हाइड्रा के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा। इसी प्रोसेस को नाम दे दिया हमने बडिंग प्रोसेस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ईस्ट को। अब बात कर रहे हैं हम ईस्ट की, दिस इज पेरेंट ईस्ट, पेरेंट ईस्ट, ये पेरेंट ईस्ट है। ईस्ट एक फंगस है, ईस्ट का एग्जांपल और हाइड्रा का एग्जांपल, हमने दो एग्जांपल लिए हैं बडिंग के अंदर। ये ईस्ट जो है एक फंगस है, ये पेरेंट ईस्ट है। इस पेरेंट ईस्ट के अंदर एक देखिए छोटा सा, ये क्या डेवलप हो रहा है, बड डेवलप हो रहा है। ये जो बड डेवलप हो रहा है, क्योंकि मेथड क्या पढ़ रहे हैं हम, बडिंग पढ़ रहे हैं, तो ये जो बड डेवलप हो रहा है, ये दो तरीके से अपने आप के अंदर जो ईस्ट जो है वो डिवाइड होती है। वो कैसे, या तो वो एक चैन की फॉर्म में, या वो सिंगल एंटाइटी के फॉर्म में। ये सिंगल एंटाइटी है, दिस इज अ चैन फॉर्म। तो हम लिखेंगे जो बर्ड्स हैं वो निप्ड ऑफ हो गए। निप्ड ऑफ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि वो अलग अलग हो चुके हैं। ये देखिए ये एक न्यू क्या बन गई, ईस्ट बन गई, ठीक है, ये न्यू ईस्ट है यहाँ पर। और ये क्या है, अटैच्ड है, ये अटैच्ड फॉर्म में है। कौन, ये क्या बन गई आपकी, चैन, चैन ऑफ न्यू ईस्ट। देखिए ये डेवलप करती जा रही है, जैसे जैसे बड बन रहा है, बड बनने के बाद ये एक चैन की फॉर्म में आगे बढ़ती जा रही है, डेवलप करती जा रही है। तो दो तरीके से, या तो ये इस फॉर्म में, तो चैन बन जाएगी न्यू ईस्ट की, तो ये अपना कौन सा मेथड हो गया, बडिंग मेथड हो गया ईस्ट के अंदर। इस तरीके से ईस्ट जो है वो ग्रो करती है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है, कि इसमें ये डायग्राम बनाना ही आता है, कि ईस्ट का डायग्राम बना के दिखाएं कि कैसे ईस्ट बडिंग फॉर्मेशन या बड से अपने आप को डेवलप करता है। सो दिस इज द बडिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड जो हम कर रहे हैं वो है स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्पोर्स। तो हमारे पास इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है राइजोपस ब्रेड मोल्ड, जिसको हम बोलते हैं। देखिए ब्रेड के ऊपर कई बार एक बार फंगस देखी होगी आपने, फंगस आ जाती है जब भी हम ब्रेड को किसी मॉइस्ट प्लेस में या गीले किसी पॉली बैग के अंदर गीला करके हल्का सा रख देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे उसके ऊपर ब्लैक कलर की कुछ पाउडर सा आ जाता है। वो क्या है, वो फंगस है, जो कि आपको नेक्ड आई से तो विजुअलाइज नहीं होगी ढंग से, लेकिन जब आप उसको उसकी स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। क्या ऐसे नेक्ड आई से आप देख सकते हैं, मैं इन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फंगस आपको वैसे दिखेगी लेकिन पाउडर की फॉर्म में दिखेगी वो, लेकिन ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो आपको किसमें दिखेगी, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर दिखेगी। तो आप उसके ऐसे स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर की बात करते हैं कि कैसे स्पोर फॉर्मेशन मेथड वर्क कर रहा है इसके अंदर। तो हमने एग्जांपल राइजोपस का लिया है, इसमें हम जो पार्ट्स ले रहे हैं उसके, एक तो स्टेम, इनको बोलते हैं जो स्टेम पार्ट है वो, ये रूट्स जो मैंने दिखा रखी है इनकी, इसको बोलते हैं हाइफी। और ये जो कवरिंग है, ये हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो इस कवरिंग को बोलते हैं स्पोरेंजियम, जिसके अंदर ये क्या रहते हैं, स्पोर्स रहते हैं। ये स्पोर्स क्या है, एक तरीके से इनके सीड्स हैं।
जैसे प्लांट्स के अंदर सीड्स होते हैं वैसे ही इस फंगस के क्या मिलेंगे आपको, स्पोर्स मिलेंगे जिससे जर्मिनेट करता है। अब इस स्पोरेंजियम का वर्क क्या है, स्पोरेंजियम क्या करता है, इसकी अनफेवरेबल कंडीशंस, कैसी कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस से ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन, किससे, अनफेवरेबल कंडीशन से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और जैसी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, मींस डंप कंडीशंस आएंगी या वार्म कंडीशंस आएंगी, वैसे ही स्पोरेंजियम क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा। तो इसमें से क्या बाहर निकल आएंगे, इसमें से ये सारे के सारे स्पोर्स बाहर निकल आएंगे। अगर ये सॉइल पे गिरेंगे तो सॉइल के ऊपर ये जर्मिनेट कर जाएंगे, या कहीं भी ये किसी ऐसी प्लेस पर गिरेंगे जहाँ ये जर्मिनेट कर सकते हैं, तो नेचुरल सी बात है वहां पर ये एक नई फंगस को जर्मिनेट करवा देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट मेथड जो हम कर रहे हैं वो है रीजनरेशन, जिसमें हम दो एग्जांपल लेंगे, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। अभी हमने हाइड्रा जो पढ़ा था वो मेन एग्जांपल था बडिंग का, बट हाइड्रा के अंदर पावर है रीजनरेशन करने की भी। तो हम जो बात करेंगे अभी प्लेनेरिया की करेंगे, जो कि इसके लिए स्पेसिफिक है। प्लेनेरिया क्या है, एक वर्म है जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है, स्ट्रीम वाटर में, फ्रेश वाटर का ये एक वर्म है जो कि स्ट्रीम में, मतलब उसके साथ पानी के साथ हमें मिलता है फ्लो करता हुआ। तो प्लेनेरिया क्या है, एक सिंपलेस्ट टाइप का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन है क्या, एक वर्म। तो इस प्लेनेरिया में पावर है रीजनरेट करने की। इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे ही हम प्लेनेरिया को खुद से या मींस एक्सीडेंटली, या प्लेनेरिया जब भी ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, तो प्लेनेरिया जैसे मान लो मैंने शो किया हुआ है कि प्लेनेरिया जो है 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में प्लेनेरिया को कट कर दिया मैंने, यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से कट कर दिया। तो देखिए मैंने 3 अलग अलग इंडिविजुअल इसके पार्ट्स बना रखे हैं। ये तीनों इंडिविजुअल पार्ट्स जो हैं वो नए 3 प्लेनेरिया बना देंगे। मतलब इसका इतना पार्ट एक प्लेनेरिया बना देगा, इसका इतना पार्ट फिर एक प्लेनेरिया बना देगा, और इसका ये वाला पार्ट भी एक और प्लेनेरिया बना देगा। मतलब कितने प्लेनेरिया बन जाएंगे, 1, 2 एंड 3 टोटल प्लेनेरिया इसके अंदर बन जाएंगे। तो ये मेथड क्या है, रीजनरेशन मेथड है। इस मेथड के अंदर अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो क्या होता है, इसके अंदर जैसे बॉल ऑफ सेल्स बनती है, क्या बनती है, बॉल ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की एक बॉल बनती है। इस सेल की बॉल में क्या रहता है, ये सेल की बॉल अपने लोकेशन पर जाकर के इनकी सेल्स डेवलप करती हैं, और यही बॉल ऑफ सेल्स बाद में क्या कर जाती है, ये डेवलप होकर के अपने अपने ऑर्गन्स के अंदर नए नए ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करती है। उनके जो भी पार्ट्स डेवलप करने वाले हैं वो बनाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतना पार्ट हमने लिया है, तो यही कंप्लीट पार्ट बन जाएगा बाद में, क्योंकि इसी के अंदर की जो सेल्स हैं वो बाद में क्या करेगी, डेवलप होकर के नया ऑर्गन बनाने का काम करेगी उसका। क्लियर, ऑर्गन्स मीन्स उसके बॉडी टिश्यू पार्ट को बनाने का काम करेगी। सिमिलरली अगर बात करें रीजनरेशन कैसे रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हाउ रीजनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। तो रीजनरेशन में हम क्या कर रहे हैं, रीजनरेशन एक सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है जिसके अंदर हम कट कर सकते हैं। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का फेज है, ये रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फेज है। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या रहता है, स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व रहती है, लेकिन इसमें क्या है, जस्ट एक ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है। तीसरी बात एक और करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो कभी भी रीजनरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। उनके अंदर ऑर्गन लाइक, मतलब वो कहते हैं ना कि ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सारी ऑर्गेनाइज्ड हैं। जैसे हम अपनी बात ही करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या रहता है, ह्यूमन बीइंग में सब ऑर्गन्स अलग अलग डेवलप हो चुके हैं। हार्ट है, उनमें किडनी है, ठीक है, लंग्स हैं, तो हर ऑर्गन अलग अलग है। मीन्स हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनाइज्ड हैं हम, और ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए हमारी बॉडी क्या नहीं कर सकती, रीजनरेशन नहीं कर सकती। अलग अलग टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होने की वजह से हम रीजनरेट नहीं कर सकते। ये कौन कर सकते हैं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन का काम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजनरेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्रेगमेंटेशन मेथड। मींस फ्रेगमेंटेशन नाम से पता लग रहा है
कि फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना, तो इसको फ्रेगमेंटेशन मेथड बोलते हैं। कैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट चल रहा है अभी। इसके दो एग्जांपल है हमारे पास, स्पाइरोगायरा, सी एनीमोन, जिसमें हम स्पाइरोगायरा की स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में गिवन है। सी एनीमोन नहीं पढ़ना हमने। तो स्पाइरोगायरा में क्या रहता है, ये एक मैच्योर स्पाइरोगायरा है। ये क्या है, मैच्योर स्पाइरोगायरा। देखिए जो हम बात कर रहे थे अभी 2 मिनट पहले रीजनरेशन की, और अभी मैं बात कर रहा हूँ जो फ्रेगमेंटेशन की, उन दोनों में एक मेजर डिफरेंस यही है कि रीजनरेशन जो है वो किसी भी स्टेज में हो सकता है, बट जो फ्रेगमेंटेशन मेथड है वो ओनली आफ्टर मैच्योरिंग ही हो सकता है। मींस जब तक आपका स्पाइरोगायरा मैच्योर नहीं होगा तब तक वो फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकता। जब स्पाइरोगायरा मैच्योर हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर पार्ट से वो कट हो जाएगा। मान लो ये पर्टिकुलर पार्ट से यहाँ से, मान लिया मैंने यहाँ से ऐसे कट हो गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट से कट होकर के फॉर एग्जांपल ये 1 2 और 3, ये क्या हो गया इसका फ्रेगमेंटेशन से वो कितने 1 2 और 3 नए, अगर 3 पार्ट्स में कट हुआ तो 3, 4 पार्ट्स में कट हुआ तो 4, जितने भी पार्ट्स में कट होगा वो उतने ही नंबर ऑफ स्पाइरोगायरा की फॉर्मेशन कर देगा। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि पेरेंट की आइडेंटिटी इसमें भी क्या हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि वही डिवाइड होकर के क्या बना रहा है, न्यू स्पाइरोगायरा को बना रहा है। ये एक तरीके से क्या है कि जो पॉन्ड आपने देखे होंगे उसमें ग्रीन कलर की एक तरीके से एल्गी है जो कि उसमें मिलती है हमें, आप इसको देख सकते हैं आराम से, लेकिन ये डिवाइडेशन होता हुआ नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या था इसका फ्रेगमेंटेशन मेथड जो कि हमने स्पाइरोगायरा में स्टडी किया है। नेक्स्ट जो मेथड है वो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव मींस वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट से बिल्कुल अलग है। मींस हम बात कर सकते हैं स्टेम, रूट्स और लीव्स की। ये सारे के सारे पार्ट जो है वेजिटेटिव पार्ट है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, जैसे मान लो मैं स्टेमन, या अभी हम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें स्टेमन, कार्पल, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अब उनसे बनता है सीड, तो हमें इसमें सीड का यूज नहीं करना, बल्कि हमने प्लांट के स्टेम, रूट और लीफ पार्ट को ही यूज करके एक नए प्लांट को ग्रो करना है। तो इसमें एक तो फायदा ये रहता है कि इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है प्लांट की वो सेम रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि हम उसी प्लांट के लीफ, स्टेम और रूट में से ही दूसरे प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कभी चेंज नहीं होती, उनका डीएनए आपको क्या मिलेगा, जीन्स आपको क्या मिलेंगी, सेम मिलेगी, कभी वो चेंज नहीं होंगी। अगर दूसरी बात करें कि ये क्यों जरूरी है, कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के अंदर सीड्स डेवलप नहीं हो पाते या सीड्स बनते ही नहीं है, तो उस केस में हम स्टेम, रूट या लीफ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस पार्ट को यानी कि उस प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लीफ का। लीव्स किसकी, हम सबसे पहले बात करें ब्रायोफाइलम की, ब्रायोफाइलम की हम लीफ लेते हैं। इस लीफ के अंदर क्या रहता है, इस लीफ में ये जैसे मान लो मैंने लीफ ले ली ब्रायोफाइलम की फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो मार्जिन है यहीं से ही, इस मार्जिन से क्या करता है, एक नया प्लांट डेवलप कर जाता है। जैसे ये लीफ कहाँ गिरती है, जमीन के अंदर गिरती है, इस पे थोड़ी सी हल्की सी लेयर मिट्टी की आती है, तो इसके मार्जिन से ही एक नया प्लांट क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। दैट मीन्स ये लीफ ही इसकी एक तरीके का सीड की तरह काम कर रही है, लेकिन ये सीड नहीं है, बल्कि हमने कौन सा पार्ट लिया है, इसका वेजिटेटिव पार्ट लिया है हमने। तो इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इससे एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ साथ इसका दूसरा नाम ये हम दे सकते हैं। तो दिस इज द ब्रायोफाइलम, जिसके अंदर हम इस तरीके से एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे स्टेम की। स्टेम का एग्जांपल लें तो हम मनी प्लांट का एग्जांपल ले सकते हैं।
मनी प्लांट आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में लगा रहता है। कैसे? एक बॉटल के अंदर भी आप इसको लगा सकते हो, मिट्टी में भी इसको लगा सकते हो, मतलब मीन्स पानी में भी और सॉइल में भी, दोनों के अंदर मनी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट के अंदर अगर आप स्टेम पार्ट को, उसमें 1 या 2 लीफ साथ में लगी होनी चाहिए, अगर आप उसको क्या करेंगे, स्टेम पार्ट को कट करके विद लीफ 1 और 2 अगर आप उसको पानी के अंदर या मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो नेचुरल सी बात है उसके जो नीचे स्टेम वाला पार्ट है उसमें से ऑटोमेटिकली रूट्स की क्या हो जाएंगी, डेवलपमेंट हो जाएंगी। और रूट डेवलप होते ही वो ऑटोमेटिक अपना फूड बनाना फिर से, क्योंकि वाटर इससे लेना शुरू कर देगा तो फूड बनाना शुरू कर देगा और वो वहीं से ग्रो कर जाएगा। तो हम मनी प्लांट के अंदर किसका एग्जांपल, स्टेम के अंदर किसका एग्जांपल ले लें, मनी प्लांट का एग्जांपल लेके चल सकते हैं। तीसरा मैं बात करूंगा, लास्ट पार्ट है जो हमारा रूट पार्ट है। रूट पार्ट में, तो रूट पार्ट के अंदर हम 2 बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम रूट की किसकी बात करते हैं, एक तो स्टेम ट्यूबर की और एक बात करेंगे रूट ट्यूबर की। स्टेम ट्यूबर एंड रूट ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर की बात करें तो वो है हमारा पोटैटो और दूसरे की बात करें तो वो है स्वीट पोटैटो। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि ट्यूबर होता क्या है। ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम आप सबने देखा होगा पोटैटो कैसे लगता है, पोटैटो नीचे ट्यूबर की फॉर्म में होता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लो ये रूट्स हैं तो रूट्स के अंदर ही नीचे की तरफ क्या लगे होते हैं, ये पोटैटो लगे रहते हैं, ये इनको हम ट्यूबर बोलते हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये फूड स्टोरेज करती है। क्या स्टोरेज करती है, फूड। ये फूड का स्टोरेज करने का काम करती हैं ट्यूबर्स। और पोटैटो के अंदर क्या खास बात है कि आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये पोटैटो है तो इसमें छोटे छोटे बर्ड्स रहते हैं। ये छोटे छोटे बर्ड्स हैं जिसको हम आई भी बोलते हैं। ये आई भी बोलते हैं या इनको बर्ड्स बोलते हैं। आई या बर्ड्स को अगर या तो आप इसको डायरेक्टली इस पोटैटो को आप सॉइल के अंदर ग्रो कर दीजिए, या इसके छोटे छोटे पीसीज को जिसमें ये बर्ड्स होने जरूरी हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होने जरूरी हैं, अगर आई को आपने जमीन के अंदर लगा दिया तो अब क्या होगा, ये नेचुरल सी बात है, ऑटोमेटिकली ये जो बर्ड है वो डेवलप कर जाएंगे, नीचे से रूट निकल आएंगी और रूट निकल के वही सेम नीचे से फिर से नए ट्यूबर्स यानी कि नए पोटैटो ग्रो कर जाएंगे। तो ये तो था हमारा स्टेम ट्यूबर के केस में जिसमें पोटैटो एग्जांपल लिया। रूट ट्यूबर की बात करें तो ये क्या है, स्वीट पोटैटो भी सेम वही उसी तरीके से। स्वीट पोटैटो भी क्या है, वही फूड स्टोरेज का काम करती है। मेनली इसमें कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज रहता है। आपको पता है ये हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्करकंदी बोलते हैं। तो ये क्या है, टेस्ट में एकदम स्वीट होती है। इसका मीन्स क्या है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की फुली स्टोरेज है। तो ये रूट ट्यूबर जो है वो भी जमीन के अंदर ही हमें मिलेगा, ये मॉडिफाइड रूट ही है। तो ये स्वीट पोटैटो भी किस में आ जाएंगे, हमारे वेजिटेटिव पार्ट में। मीन्स हम स्वीट पोटैटो को भी विद द हेल्प ऑफ रूट ट्यूबर क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो था आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का टोटल कंप्लीट पार्ट।